हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एशियन एकेडमी क्लासेस। दिस साइड इज़ योर मेंटर दक्षाइनी वांडरिंग की। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी को दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आए दिन रोज़ मेरे को कोई ना कोई तुम्हारे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स डेली बढ़ते जा रहे हैं, जो तुम प्यार सपोर्ट दिखा रहे हो, उसी के वजह से मैंने सोचा कि भाई अब वीडियोस वापस से बनाना स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे बीच में रोक के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने अपने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भाई लीजिए आपके लिए आ रहे हैं अब वीडियोस। अब मैं वापस से उसी फ्लो में वीडियोस डालती रहूँगी, जो भी चैप्टर्स अभी तक बच गए हैं, क्योंकि जो वीडियोस ऑलरेडी देख रहे हैं या जो नए हैं उनको भी मैं बता दूं कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आपके लिए जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है चैनल में, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगी, जहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का हर एक चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी विथ मतलब नोट्स। उसमें नोट्स के साथ पढ़ाया गया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो PDF भी मैं कोशिश करूँगी कि टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर दूँ, ठीक है। दूसरी बात, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम फोकस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, अब मैं स्टार्ट करूँगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है उसके भी वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। उसके प्लेलिस्ट की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी नेशनल इनकम। मेरा पर्पस ये चैप्टर उठाने का सिर्फ एक है, ये कि ये खुद जो चैप्टर्स हैं, आपकी बुक में तो 3 चैप्टर्स होंगे, लास्ट में नेशनल इनकम के 3 चैप्टर्स कंबाइन करके ये जो वेटेज रखता है, ये रखता है आपका 8 to 10 मार्क्स का। इसमें आ जाता है आपके पेपर में इतने मार्क्स का। साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल जो 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, वो भी हम इन्हीं वीडियोस में कवर करेंगे। तो इसी वजह से मैंने सबसे पहले नेशनल इनकम उठाया। दूसरा, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो चैप्टर है उसकी भी वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं, बट लास्ट का कुछ पार्ट है जो आपके सिलेबस में न्यू ऐड ऑन हुआ है, तो उसकी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। डोंट वरी एट ऑल, आपको वो भी कवर हो जाएगा। तो जो भी न्यू एडिशन सिलेबस में हुए हैं जिसकी वीडियोस अवेलेबल नहीं है, मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा वो कंप्लीट करने का। उसके बाद हम न्यू वीडियोस बनाते रहेंगे। फिर इसके बाद जो चैप्टर बच जाते हैं, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उनकी भी वीडियोस आ जाएंगी। डोंट वरी एट ऑल, मैं हूँ ना, अब तो मैं वापस आ गई हूँ। अब हम पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और अच्छे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही देते रहो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं अपना नेशनल इनकम। मैं जो है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगी, बट मेरा ये नहीं रहेगा कि मैंने ये वाला चैप्टर कवर कर लिया या ये वाला। मैं पूरे एक नेशनल इनकम के जो 3 चैप्टर्स हैं उसको मैं कंबाइन लेके चल रही हूँ। तो पहले बता रही हूँ, मेरा ये जो पूरा प्लेलिस्ट होगी ये पूरे नेशनल इनकम के नाम से ही होगी। इसमें पूरा का पूरा नेशनल इनकम आपका कवर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम सबसे पहले नेशनल इनकम को स्टार्ट करेंगे उसकी ही डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज़ नेशनल इनकम? भाई नेशनल इनकम होती क्या है? लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझे व्हाट इज़ नेशनल इनकम, बेसिकली नेशनल इनकम मतलब पूरे नेशन की इनकम। नेशन में कितनी इनकम जनरेट हो रही है या लोगों के पास कितनी इनकम है, उन सबको ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाता है? नेशनल इनकम। बट लोगों की इनकम जानना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि किसी ने टैक्स पे करा हो ना करा हो, मतलब हम किसी की इनकम कैसे जान पाएंगे कि भाई तूने टैक्स कितना पे करा बता, उसके हिसाब से हम तेरे इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं। ये एस्टिमेट करता कौन है? गवर्नमेंट करती है। इसके लिए अलग एक बॉडी सेटअप है जहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, वो इसको कैलकुलेट करती है। तो वो कैसे कैलकुलेट कर पाएगी? किसी के भी टैक्स के जो उन्होंने रिटर्न्स भरे होंगे उसके थ्रू भी पता कर पाएगी कि इसकी इनकम कितनी है। पैन कार्ड के थ्रू कर पाएगी। बट मान लो कोई पैन कार्ड से या रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा, पता कर सकता है क्या? नहीं। तो इनकम इतने आसानी से पता करना मतलब आसानी से पता करना आसान नहीं है, ठीक है, या पता करना आसान नहीं है, जो भी है। दूसरी बात, जो हमारा अब तुमने इनकम तो तुम्हें पता नहीं चल पाएगी। अब इनकम को तुम क्या करोगे? अल्टीमेटली तुम खर्च करोगे। तो एक काम करते हैं, खर्चा काउंट कर लेते हैं। अब खर्चा कैसे काउंट होगा? जो तुम पेमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी तो वो तुम्हारी डिटेल्स चली जाएंगी, पैन कार्ड में अटैच है, वो सारा लिंक है, तो डिटेल्स पता चल देंगी। बट बाई चांस तुमने कैश में पेमेंट करी है ना, उसका डिटेल कभी कभी पता चलना मुश्किल हो जाता है। तो अल्टीमेटली अब गवर्नमेंट के पास या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है कि हम क्या करें, हम जो वो खर्चा किस पे कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा हो रहा है या हमारे इंडिया में या किसी भी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वैल्यू ले लेते हैं। उसकी क्या ले लेते हैं?
वैल्यू ले लेते हैं, वही इक्वल्स टू उनके इनकम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो इनकम हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो पूरा पूरा इनकम किस में खर्च कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे। आज नहीं तो कल खर्च तो करोगे उन गुड्स एंड सर्विसेज पे, कंज्यूम तो करोगे। तो हम मान रहे हैं कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और कंज्यूम हो रहे हैं, बेसिकली कंज्यूम भी हो रहे हैं, उसकी वैल्यू ले लो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। नाउ तो अब हम बोलते हैं क्या है कि व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मनी वैल्यू होती है किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो मनी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू, कि भाई ये कोई चीज़ कितने की है। मैं बोल रही हूँ मेरा फ़ोन जो है 50,000 का है, नहीं है, 50,000 का अगर फ़ोन है तो वो हमने क्या ले लिया, उस गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू ले ली, दैट इज़ 50,000। प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, कौन प्रोड्यूस कर रहा है उन गुड्स एंड सर्विसेज को, नॉर्मल रेजिडेंट। कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो डोमेस्टिक टेरिटरी में या और आउटसाइड। मैम ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, इसी के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। अभी तक मैंने जो जो हाईलाइट करा उससे समझो व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मनी वैल्यू होती है किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। फाइनल भूल मत जाना, फाइनल इज इंपॉर्टेंट। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कौन प्रोड्यूस कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में या उसके बाहर और आउटसाइड। कब तक, इन अ ईयर, एक साल, हमेशा नेशनल इनकम पूरे एक साल की कैलकुलेट करी जाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है व्हाट इज नेशनल इनकम, ठीक है। अब जो जो कीवर्ड्स मैंने आपको मार्क करे हैं, इसी कीवर्ड्स पे अब हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं और इस चैप्टर को आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ मैंने यहाँ पे फर्दर नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैं अब आप लोगों के साथ ही नोट्स बनाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किसके बारे में, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारे को यहाँ पे बोला कि गुड्स कैसे होते हैं, हम कौन सी वैल्यू लेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की लेंगे। तो मैम दूसरे भी कोई से गुड्स होते हैं क्या, हाँ, एक होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरे होते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स। कौन से होते हैं आपके, इंटरमीडिएट गुड्स। दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होते हैं आपके फाइनल गुड्स और दूसरे होते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। अब हम पढ़ते हैं इनके डिफरेंस क्या होते हैं। बेसिकली अगर आप कोई भी गुड्स को दो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी गुड्स को फॉर कंजप्शन पर्पस या फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, देन दे विल बी द फाइनल गुड्स, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स। बट अगर आप किसी भी गुड्स को फॉर रीसेल पर्पस, कि तुमने खरीदा वापस बेचने के लिए खरीदा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। या फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या किसके लिए आपने परचेज करा है, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, उसको और आगे कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू ऐड करके बेचने के लिए खरीदा है, तो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। मैम कुछ समझ नहीं आया, वेट समझाएंगे हम। देखो बेसिकली फाइनल गुड्स हमने क्या बोला कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स जो हैं आपके, वेट, जो कंजप्शन पर्पस के लिए या फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ करे जाते हैं। कंजप्शन कौन करता है, कंजप्शन हमारे हाउस होल्ड करते हैं, हाउस होल्ड बोलो इन्हें या कंज्यूमर्स बोलो। तो हम कौन है, हम कंज्यूमर्स हैं, हम हाउस होल्ड हैं, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं वो अपने लिए खरीदेंगे, पर्सनल यूज़ के लिए खरीदेंगे, ठीक है। हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, वी आर द कंज्यूमर्स जो अपने यूज़ के लिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं। तो हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, वो सारे ही गुड्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। वो कौन से गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स। तो हाउस होल्ड या कंज्यूमर कोई भी गुड्स परचेज करेगा, दे विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स। क्लियर। दूसरा, तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है मैम, इन्वेस्टमेंट करती है हमेशा फर्म, फर्म बोलो इसको, इंडस्ट्री बोलो, कुछ भी, ठीक है। कोई भी फर्म है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो कोई भी चीज़ खरीद रही है, ठीक है, वो कोई भी चीज़ खरीद रही है जो आपका मोर देन 1 ईयर अगर आपका वो यूटिलाइज हो सकता है, वो चल सकता है, देन दैट गुड विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। और कोई भी चीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज करी जा रही है, तो वो कौन सी गुड्स हो जाएगी आपकी, फाइनल गुड्स। वो कौन सी गुड्स होगी, फाइनल गुड्स, ठीक है। अभी एग्जांपल्स के साथ सब कुछ समझाऊंगी, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स या तो फॉर रीसेल पर्पस होता है या फॉर फर्दर प्रोडक्शन होता है। अब एक एक करके एग्जाम्पल्स लेते हैं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ
कार परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कोई भी चीज़ परचेज करता है, तो अभी हमने समझा कोई भी चीज़ हाउस होल्ड परचेज करेगा, दैट विल बी फाइनल गुड्स, दैट विल बी फाइनल गुड्स। सेकेंड, अगर हम बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोल परचेज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म, कोल किसने खरीदा? मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने खरीदा, तो फर्म परचेज कर लिया। अब बच्चा देखेगा यार फर्म परचेज करिए, मैम ने बोला था फर्म कोई भी परचेज करेगी तो वो इन्वेस्टमेंट फाइनल गुड्स हो जाएगा। नहीं, हमने आगे क्या बोला है कि वो 1 साल से ज़्यादा चलना चाहिए। क्या कोल को, अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो वो कोल को यूज़ करेगी, ठीक है, मशीन्स वगैरह में वो यूज़ करेगी। अगर वो कोल को यूज़ कर रही है तो क्या वो 1 साल से ज़्यादा चलेंगे? नहीं, वो नहीं चलेंगे। अभी वो हम क्या करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे। तो अगर वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएंगे तो दैट विल बी नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, दैट विल बी नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो मैम फिर 1 साल से ज़्यादा क्या चीज़ें चल रही हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ फर्नीचर परचेज्ड बाय अ फर्म। फर्म क्या खरीद रही है? फर्नीचर खरीद रही है, तो वो फर्नीचर क्या 1 साल से ज़्यादा चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और कोई भी चीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। सो इट विल बी आर फाइनल गुड। क्लियर है ये चीज़? ओके। अगर हम बोल रहे हैं मोबाइल परचेज्ड, वी आर सेइंग दैट mobile set is purchased by मोबाइल डीलर। मोबाइल डीलर क्या खरीद रहा है? मोबाइल्स खरीद रहा है। वो क्यों खरीद रहा होगा? वो क्यों खरीद रहा होगा? अपने लिए खरीद रहा होगा? नहीं, वो आगे बेचने के लिए खरीद रहा है। इट इज़ परचेज फॉर रीसेल पर्पस। तो अगर कोई भी चीज़ रीसेल पर्पस के लिए होती है देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड, दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड। मैम आप इतने डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि मेरे बच्चा इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से ये क्या फाइनल गुड्स हैं कि नहीं, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं कि नहीं, तो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूस परचेज्ड बाय अ बॉय फ्रॉम अ स्कूल कैंटीन, ठीक है, तो वो किसके लिए कंज्यूम कर रहा है? अपने लिए खरीद रहा है, ठीक है। वो रीसेल के लिए, आगे बेचने के लिए खरीद रहा है क्या कि भाई मैं 20 रुपये में खरीद लेता हूँ, आगे 30 रुपये में बेचूंगा? नहीं, अपने लिए है ना। तो वो जो आपका जूस उसने परचेज करा दैट इज़ द फाइनल गुड। क्यों? क्योंकि वो अपने कंजप्शन पर्पस के लिए कर रहा है, और कोई भी चीज़ कंजप्शन पर्पस के लिए होती है दैट विल बी योर फाइनल गुड, ठीक है। ओके, मैं बोल रही हूँ प्रिंटर परचेज बाय द लॉयर। लॉयर ने प्रिंटर खरीदा, क्या वो अपने काम के लिए खरीद रहा है? हाँ। कंज्यूमर है क्या? नहीं, लॉयर इज़ नॉट अ कंज्यूमर, वो अपने काम के लिए खरीद रहा है उसको। तो अब क्या वो 1 साल से ज़्यादा चलेगा? बिल्कुल चलेगा भाई, क्योंकि अगर 1 साल से ज़्यादा चलेगा दैट विल बी योर इन्वेस्टमेंट, दैट विल बी योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मिल्क परचेज बाय द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो भी परचेज करेगा सीधा बोल दो फाइनल गुड है भाई, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंजप्शन पर्पस, क्योंकि रीजन भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ परचेज फॉर द कंजप्शन पर्पस। क्लियर? ओके। मैम फर्दर प्रोडक्शन के बारे में आपने ज़्यादा डिस्कस नहीं करा। फर्दर प्रोडक्शन के बारे में मैं सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वुड है, ठीक है, वुड से आप फर्नीचर बना रहे हो, ठीक है। तो ये जो वुड है ना, इस वुड को ही हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वुड को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉर फर्दर प्रोडक्शन, उसको और अच्छे से यूटिलाइज करके उसको फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इस वुड को क्या कर रहे हैं? फर्दर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो इट विल बी इंटरमीडिएट गुड। और फाइनल गुड क्या हो जाएगा आपका? फर्नीचर। फाइनल गुड विल बी ऑफ फर्नीचर। नाउ अगर मैं बोल रही हूँ स्टील से आप यूटेंसिल्स, बर्तन बना रहे हो, ठीक है, तो ये जो स्टील है ये आपका इंटरमीडिएट गुड है, और यूटेंसिल्स आपके फिनिश्ड गुड्स हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शुगर परचेज बाय द शॉपकीपर। अपने खाने के लिए तो वो चीनी को खरीदेगा नहीं ना, वो स्वीट्स के लिए या आगे बेचने के लिए खरीदेगा। मान लो हम बोल रहे हैं शुगर परचेज बाय अ स्वीट शॉप, तो स्वीट शॉप में वो शुगर को यूज़ करेगा ताकि वो मिठाई बना सके। सो इट इज़ यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड। ठीक, आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया है फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इसके बारे में हम और ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस अभी इतना समझो। फाइनल गुड्स होते हैं फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं फॉर रीसेल एंड फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस
कि क्या हम नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स को ऐड करते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड करते हैं? आंसर विल बी फाइनल गुड्स. सो फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ठीक है, ओनली फाइनल गुड्स, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्या, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स. कोई भी गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते. क्लियर? यहाँ तक चीज़ समझ आ गई? ओके. तो यहाँ तक आपको आई होप बातें समझ आ गई हैं. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन से होते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल रेजिडेंट. किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में. नाउ हु ऑल आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स? बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट हमारे होते कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट वो लोग होते हैं जो जहाँ पे रह रहे हैं, हु resides in a country, जो जहाँ रह रहे हैं वहीं पे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है. एंड इकोनॉमिक हम क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? हमें तो इंग्लिश में आंसर लिखना पड़ेगा ना. इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री. जहाँ पे वो रह रहे हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही है. इन सिंपल सेंस बता रही हूँ, जो जहाँ रह रहा है वहीं पे कमा रहा है तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है. क्या बन जाता है? नॉर्मल रेजिडेंट. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की सिटीज़न हूँ, ठीक है, बट मैं रहती अमेरिका में हूँ, वहीं पे कमा रही हूँ. देन मैं इंडिया की सिटीज़न तो हूँ बट अमेरिका की रेजिडेंट हूँ, इंडिया की रेजिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में रह के नहीं कमा रही. मैं कहाँ रह के कमा रही हूँ? अमेरिका में रह के कमा रही हूँ. तो मैं रेजिडेंट कहाँ की हुई? अमेरिका की हुई. इंडिया की रेजिडेंट हूँ क्या मैं? नहीं. ठीक है. तो इंडिया का रेजिडेंट कब हो गए? जब आप इंडिया में रह के ही कमा रहे होगे. ठीक है. तो जहाँ पे आप रह रहे हो वहीं के आप क्या बन जाते हो? रेजिडेंट बन जाते हो, अगर आप वहीं पर रह के कमा रहे हो तो. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी. किसके बारे में हम नेक्स्ट कीवर्ड किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में. सो व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी, हम डोमेस्टिक टेरिटरी में पूरा जोग्राफिकल बाउंड्री ले लेते हैं उस कंट्री का. किसी भी कंट्री की बात कर लो आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो. तो हम बोल रहे हैं जोग्राफिकल बाउंड्री किसी भी कंट्री की, या पॉलिटिकल बाउंड्री. ठीक है. डेफिनेशन में आपके बुक में अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो जोग्राफिकल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री लिखा होगा. ठीक है. तो जोग्राफिकल बाउंड्री आप उस कंट्री की ले लो. मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करूं तो इंडिया की पूरी जोग्राफिकल बाउंड्री, इंडिया में पूरा, इंडिया के अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा. ठीक है. पूरा इंडिया. प्लस हम इसमें क्या करेंगे, हम जो है अब फॉरेन एम्बेसीज जो हमारे इंडिया में है, फॉरेन एम्बेसीज जो हमारे इंडिया में है, इन अ कंट्री, हमारे कंट्री में जितने भी फॉरेन एम्बेसीज हैं उसको हम बेसिकली क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे. हम क्या करेंगे? उसको एक्सक्लूड. हम क्या कर रहे हैं? उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं. पर हमारी एम्बेसीज बाहर होंगी, कंट्री के बाहर क्या होंगी? हमारी एम्बेसीज होंगी. तो हम अपने एम्बेसीज को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे. इंडियन एम्बेसीज को हम क्या करेंगे? या हम बोलेंगे कंट्रीज एम्बेसी. ठीक है. कंट्रीज एम्बेसी को हम क्या करेंगे? इंक्लूड कर लेंगे. ठीक. तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आ गया? पूरा जोग्राफिकल बाउंड्री, एक्सक्लूडिंग फॉरेन एम्बेसीज एंड इंक्लूडिंग कंट्रीज एम्बेसी. इसी को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी. पर्टिकुलरली वर्ड होगा एम्बेसी. किसी भी ऑफिस को एम्बेसी बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. पर्टिकुलर वर्ड क्या होगा आपका? एम्बेसी लिखा हुआ होगा, तभी तुम उसको एक्सक्लूड या इंक्लूड करना. क्लियर? चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट. मैम बिना एग्जाम्पल के तो यहाँ पे काम नहीं चलेगा. चलो बेटा, तो एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ जापान या जापानीज कंपनी इन इंडिया. इंडिया में जापानीज कंपनी है
तो क्या उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करें? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में बिल्कुल करेंगे, हमें इंडिया में है कि नहीं उससे मतलब है, वो किसकी कंपनी है उससे मतलब नहीं है, किस कंट्री की है मुझे उससे मतलब नहीं, तुम इंडिया में हो क्या तो इंडिया के नेशनल डोमेस्टिक टेरिटरी में तुम कवर होगे, ठीक है। अगर तुम इंडिया में हो तुम इंडिया के टेरिटरी में कवर होगे, ओके। अगर मैं बोल रही हूँ SBI या ब्रांच ऑफ SBI, हम इसको और थोड़ा सही से बोलेंगे, ब्रांच ऑफ SBI इन चाइना, ठीक है, ब्रांच ऑफ SBI इन चाइना, क्या वो इंडिया में है क्या? नहीं है। SBI मतलब इंडिया का है, इंडिया का SBI में मना नहीं कर रही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो हमारा ही है, बट वो इंडिया में नहीं है, वो कहाँ है? चाइना में जाके बसा हुआ है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते, ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, ऐसी बता दो फटाफट, अब तो तुम बता सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री इन USA में है भाई, होगा क्या हमारे इंडिया में? नहीं होगा, तो चाहे हमारा हो बट अभी के लिए तो परदेसी है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री इन USA इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट मजा आ रहा है, एग्जाम्पल लो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, भाई तू इंडिया का है चाहे तू बाहर का हो, बट तू इंडिया में है, हम तो तुझसे पैसे लेंगे, हम तो तुझे ऐड करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया इंक्लूड होगा, क्लियर। आई होप तुम्हारे को अब थोड़ी बहुत आइडिया लगी गई होगी कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या होता है। तो मैम एम्बेसी का भी बता दो, अगर मैं बोल रही हूँ इंडियन एम्बेसी, स्पेसिफिकली वर्ड बोल रही हूँ इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, सारे कंट्री कवर कर लेंगे आज हम, ठीक है। इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड होगा, तू ऑस्ट्रेलिया में है मना नहीं कर रही, तू ऑस्ट्रेलिया में बट है कौन सी एम्बेसी? इंडिया की एम्बेसी, और मैम ने बताया इंडियन एम्बेसी हो तो उसको इंक्लूड करेंगे, ओके। तो अगर मैं बोलूँ फिर ऑस्ट्रेलियन की एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इन इंडिया, तो हम एम्बेसी इंडिया में तो है, चलो मान लिया तुमने, वो तो कह रहा भाई मैं इंडिया में हूँ मुझे तो इंक्लूड कर, मैंने कहा ना बना, तू एम्बेसी है, एम्बेसी को हम एक्सक्लूड करते हैं, हमें अपने में इंक्लूड नहीं करते रहे, तो हम इसको नहीं करेंगे, क्लियर। तो डोमेस्टिक टेरिटरी भी तुम्हें समझ आ गया होगा यहाँ तक के तो कि क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हमने मेन कीवर्ड्स जान लिए हैं, व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है ये भी हमें पता चल गया। इन अ ईयर हम नेशनल इनकम कहाँ के कैलकुलेट कर रहे हैं? पूरा एक साल का कैलकुलेट कर रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिख लो, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट। जो मैं नोट्स बना रही हूँ बच्चा बना लो, फिर ये मत बोलना मैम PDF दे दो, मैं दे देती PDF बट तुम नोट्स ही नहीं बनाते, तुम मेहनत ही नहीं करते हो बिल्कुल भी। तो अब तुम्हारे साथ साथ बना रही हूँ तो चुपचाप बैठो और बनाओ, क्योंकि अभी बोर्ड्स के लिए अभी से मेहनत कर लोगे तो ये नोट्स तुम्हारे पहले ही बने रहेंगे। एग्जाम से एक दिन पहले देखोगे तो नोट्स भी नहीं रहेंगे और दिमाग में भी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेटर है अभी से पढ़ लो और नोट्स बना लो साथ ही साथ, तो तुम्हारे नोट्स एटलीस्ट तुम्हारे पास रहेंगे। एग्जाम से एक दिन पहले बस इन्हें निपटा देना है, ठीक है। चलो, तो नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करेगा? नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पे करेगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में और आउटसाइड इन अ ईयर। क्लियर, ठीक है। यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं आई होप अच्छे से। चलिए जी, यहीं पे एक और चीज़ आपकी बता देते हैं, और मैं इतने डिटेल में बता क्यों रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपने सैम्पल पेपर देखो तो आपको पता चल जाएगा कि आजकल IASC डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा, वो बहुत घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो हमारे को हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना है, हमारे को सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम रट के भी लिख के आ जाएंगे, समझ आ रही है? रट के भी लिख लोगे तुम तो, बट यहाँ पे अभी बात है समझने की, तो हम अच्छे से चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। ओके, दो टाइप के इनकम होते हैं, एक होता है फैक्टर इनकम और एक होता है ट्रांसफर इनकम। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ ना, तो इसका मतलब यह है, अगर तुमने अपने खून पसीने से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के बेसिकली, क्योंकि मतलब अलग डायरेक्शन में चला जाएगा ये, तो अगर तुमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करके जो है तुमने कोई भी इनकम अर्न करी है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फैक्टर इनकम, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फैक्टर इनकम। बट तुम्हें मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं, दैट विल बी योर ट्रांसफर इनकम, दैट विल बी योर ट्रांसफर इनकम, ठीक है। सो फैक्टर इनकम कौन सा हो जाएगा? जो तुमने अपने खून पसीने से मेहनत करके कमाया, दैट विल बी योर फैक्टर इनकम। बट ऐसी मजे मजे में पैसे मिल रहे हैं, दैट विल बी योर ट्रांसफर इनकम, ठीक है। तो फैक्टर इनकम में मैम ऐसे कौन सी इनकम आती है? ऐसी इनकम आती हैं जो होती हैं रेंट,
किस पे मिलता है हमें पता है आप लोगों को? लैंड पे। हम ऑलरेडी प्रोडक्शन चैप्टर पे इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। लैंड पे क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस बोल लो, सैलरीज बोल लो, ठीक है। और कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। सो दीज ऑल आर कंसीडर्ड एज फैक्टर इनकम। ये तुम मेहनत से कमा रहे हो तो ये क्या होगा आपका? फैक्टर इनकम। इसमें मैं और भी ऐड कर सकती हूँ बोनस। मैम बोनस तो ऐसे ही मिल जाता है बेटा, मेहनत करी होती है तभी मिलता है, वरना कोई भी तुम्हारे को एम्प्लॉयर तुम्हारे को ऐसे ही मजे मजे में वो नहीं दे रहा बोनस, ठीक है। तुमने मेहनत करी होती है इसलिए तुम्हें बोनस मिलता है। सो बोनस विल बी योर फैक्टर इनकम। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बोनस, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके? फैक्टर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम में क्या होता है? जो तुम्हारी पॉकेट मनी होती है ना, पॉकेट मनी जो तुम्हारे को पापा हर साल देते हैं, हर महीने देते हैं, जिसको नहीं देते उसकी सहानुभूति मेरे साथ है, ठीक है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। सो पॉकी मनी क्या होता है? पॉकेट मनी नहीं मिलती ना, हमें स्पेलिंग भी नहीं आती इसलिए। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम जो भाई पॉकेट मनी क्या होती है आपकी? ट्रांसफर इनकम। दूसरा और क्या होता है? स्कॉलरशिप। मैम ये क्या होता है? मिलते हैं बच्चे, तुम मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तुम्हें भी मिलेगा स्कॉलरशिप, पता चलेगा स्कॉलरशिप क्या होता है। सो बेसिकली आप कुछ बोल सकते हैं कि इसमें तो हम बहुत मेहनत करते हैं स्कॉलरशिप पाने के लिए, हमने तो बहुत मेहनत करी होती है, तो ये ट्रांसफर इनकम क्यों नहीं है? इतना समझो, तुम्हारी मेहनत से क्या तुम कोई भी इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिससे तुमने खून पसीने एफर्ट्स के थ्रू तुमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, ठीक है। रेंट में तुम लैंड की सर्विस दे रहे हो, किसी को अपना जो है किराए पे अपना घर दे रहे हो, सो यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है। वेजेस, लेबर अपने सर्विस देता है। इंटरेस्ट, कैपिटल, मतलब किसी को तुम अपना कैपिटल मनी दे रहे हो, ठीक है, एज अ लोन दे रहे हो, तुम उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज अगेंस्ट विच दे आर गेटिंग इनकम, ठीक है। तो इसी वजह से उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। बट ट्रांसफर इनकम के अगेंस्ट तुम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज ट्रांसफर इनकम, ठीक है। तो स्कॉलरशिप तुम्हें मिल रही है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा फायदा हो रहा है, कंट्री का फायदा हो रहा है क्या? नहीं, कंट्री में तुमने कुछ भी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस करे, तुमने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करा, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ट्रांसफर इनकम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पेंशन। मैम अब तो ये गलत है, पेंशन तो फैक्टर इनकम है, ये ट्रांसफर इनकम नहीं है। रुको, आई नो पेंशन तुमने मेहनत करी थी, तुमने सर्विस प्रोवाइड करा था, इसी वजह से ये ट्रांसफर इनकम होता है, इसी वजह से तुम बोल सकते हो कि भाई ये फैक्टर इनकम होगा, ट्रांसफर इनकम नहीं होगा। बट हमेशा याद रखना, हम नेशनल इनकम आज के हिसाब से कैलकुलेट करें कि इस साल बताओ कि कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए, क्या जो उसको पेंशन मिल रही है क्या उसने उसी साल उसने सर्विस दी होगी? क्या नहीं, उसने सर्विस दी थी बहुत पहले, जिसका पेंशन वो आज भी ले रहा है, ठीक है, उस जिसके पेंशन उसको आज भी मिल रही है, बट आज उसने सर्विस प्रोवाइड करा क्या? नहीं। बट मुझे तो नेशनल इनकम आज की चाहिए, मुझे नेशनल इनकम आज की चाहिए, तो इसी वजह से पेंशन विल बी योर ट्रांसफर इनकम, क्योंकि इस साल उसने कोई भी सर्विस में कंट्रीब्यूशन नहीं करा। और ये जो पेंशन मिल रहा है ना, जब वो नौकरी करता था तो वो पहली पेंशन कटते जाते थे, ठीक है, उसका पीएफ का पैसा कटता था जो उसने अपनी रिटायरमेंट के बाद यूटिलाइज करा, तो वो ऑलरेडी उस साल कंसीडर हमने कर लिया, अभी हम कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। सो ट्रांसफर इनकम में पेंशन भी आता है, प्लीज गेट इट क्लियर, ठीक है। अगर पूछे फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम क्लासिफाई करने के लिए तो तुम्हें पता चलना चाहिए पेंशन इज योर ट्रांसफर इनकम, बट सैलरी इज योर फैक्टर इनकम। सैलरी करंट ईयर में मिलती है, पेंशन आपको फर्दर ईयर्स में मिलते हैं, आगे फ्यूचर में मिलता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। तो तुम्हारे हिसाब से नेशनल इनकम में हम कौन सा ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे फैक्टर इनकम। तो हम बोलते हैं ओनली फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है? सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है, ट्रांसफर इनकम कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? ओके, अच्छा फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा बाय चांस केबीसी में सिलेक्शन हो गया, मान लो हो गया, भाई तुम भी इंटेलिजेंट हो, तुम अपने आप को इतना नीचे डिग्रेड मत करो, हंसो मत। सो मान लो तुम्हारे केबीसी में सिलेक्शन हो गया, तुम वहां जाते हो और तुम जीतते हो 1 करोड़ रुपए। हाँ भाई, सपने देखने चाहिए, होते हैं सच,
कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो तुम जीत चुके हो 1 करोड़ रुपए, क्या वो ट्रांसफर इनकम है, फैक्टर इनकम है? मैम मैंने मेहनत से जीता है, अपना दिमाग लगा के जीता है वहाँ पे, बट दैट विल बी योर ट्रांसफर इनकम, दैट विल बी योर ट्रांसफर इनकम। तुमने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, तुमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करे हैं, क्लियर। सो दैट विल बी योर ट्रांसफर इनकम, ठीक है। तुमने जो करा अपने ले गया, देश का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी तुमने चीज ना खरीदी ना बेची, उससे जब तुम चीजें खरीदोगे, ठीक है, तो वो जो पैसा दे रहा है वो किसी की इनकम होगी ना, तभी तो वो बांट रहा है तुम्हें, तो वो उसके इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। चलो, आई होप दिस इज क्लियर कि फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्लियर। मैं इतने डिटेल में वापस बता रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही लॉजिकल पूछे जा रहे हैं, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनने बंद हो गए, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर कि ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम क्या होता है। यहीं पे कुछ पॉइंट्स हम और डिस्कस कर लेते हैं, अगर बाई चांस पूछ लिया, नहीं पूछते पर जनरली अगर पूछ लिया तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने स्कूटी बेची, बेच के मेरे को जो है इनकम जनरेट हुई, फॉर एग्जांपल 20,000 की इनकम आ गई मेरे पास, तो क्या वो 20,000 को मैं नेशनल इनकम में इंक्लूड करूँ? नहीं, क्योंकि जब मैंने उसको खरीदा था, जब मैंने वो उसको मान लो फॉर एग्जांपल 80,000 में उसको परचेज करा, वो 80,000 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो ये 20,000 इज माई रिकवरी, ठीक है। वो सिंपली क्या है, वो 80,000 में से वो रिकवरी है, 60,000 तो गए मेरे, लॉस हो गया, तो ये 20,000 में इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी 80,000 में जिस साल मैंने खरीदा था उस साल इंक्लूड हो चुके हैं। तो सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। दूसरा, सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, कोई भी चीज अगर आपकी आ जाती है, ये भी आपके क्या होते हैं, इंक्लूड, हम इनको भी नहीं करते, ठीक है। याद रखना, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है, क्योंकि ये सेल हो रहे हैं आगे। जब ये इशू हुए थे, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, जिसके पास अकाउंट्स है भाई, तुम्हें पता है ना, जब शेयर्स इशू करता है, पर्टिकुलरली जब कंपनी ने इशू करा होता है, तुमने सीधा कंपनी से खरीदा है, तब इसकी वैल्यू ऐड हो चुकी होगी। बट ये जो शेयर सेल हो रहे हैं, ये कहाँ पे हो रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो वहाँ के जो है वो चीज़ हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। जब इनिशियली इशू हुआ था तब हमने इंक्लूड कर लिया था, क्लियर, ओके। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर लिटिल बिट क्लियर। आगे का जो चैप्टर है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और तुम बहुत ज़्यादा बोर होने लग जाओगे। तो आई होप यहाँ तक कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चलना, पेपर तो तुम लिख लोगे, ट्रस्ट में, ठीक है। चलिए, सो फॉर दिस वीडियो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, keep supporting, keep loving and subscribe the channel. Bye bye.